अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। हम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस तसलसल में आज हमारा 19वां लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी कौन कौन से इनकम है वो प्रॉपर्टी में शुमार होंगे, कौन कौन से इनकम है वो बादियों नज़र में लग तो रहे हैं कि यार ये इनकम जो है प्रॉपर्टी से आ रही है, लेकिन वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नहीं है एंड दैट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसी के साथ आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारे पास इनकम को अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 5 हेड में तकसीम किया गया। इन हेड में एक जो हेड है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, जिससे डील करता है सेक्शन 15 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो चलिए जी, द रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, याद रखें किराया रेंट को कहते हैं विच इज़ रिसीव्ड, जो हासिल हुआ है, एक्चुअली यू हैव रिसीव एंड द मनी इज़ इन योर पॉकेट या इन योर बैंक अकाउंट। ये जो है रिसीव्ड है या रिसीवेबल है, यानी रिसीवेबल मीन्स यू हैव द राइट टू रिसीव इट, यानी आप उसको यानी रिसीव कर सकते हैं। यू हैव ड्यू इट, यानी आपको वो ड्यू हुआ है। इट हैज़ बीन ड्यू टू यू बाय ए पर्सन फॉर ए टैक्स ईयर। अगर कोई शख्स किसी टैक्स ईयर में कोई रेंट रिसीव करता है या उसको रिसीवेबल है, यानी वो रिसीव कर सकता है इन फ्यूचर, लेकिन किसी टैक्स ईयर में उसको वो ड्यू होता है, तो वो कहेंगे that is a rent, that is a rent and that rent is income from property which is chargeable to tax under the head income from property। याद रखें, अगर कोई इनकम है अंडर द हेड प्रॉपर्टी लेकिन वो एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, तो ये सेक्शन एक्सप्रेसली कह रहा है कि भाई उस इनकम पर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खुद कह रहा है कि यार दिस इनकम इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अभी सवाल ये है कि रेंट क्या है, रेंट की स्कोप क्या है, व्हाट इज रेंट अंडर दिस ऑर्डिनेंस। हमारे पास डिफाइंड है डेफिनेटली, कह रहे कि द अमाउंट विच इज रिसीव्ड आर रिसीवेबल बाय द ओनर ऑफ लैंड आर ए बिल्डिंग एज कंसिडरेशन फॉर द यूज ऑफ इट। अगर कोई शख्स अपना बिल्डिंग या लैंड वो किसी को दे देता है, किस पर, किस चीज़ के लिए दे देता है, इस्तेमाल करने के लिए दे देता है, और वहाँ से उसको जो कंसिडरेशन मीन्स उसको जो इन रिटर्न उजरत मिलती है, आर द राइट टू यूज़ ऑफ इट। अगर वो किसी को अपना बिल्डिंग देता है कि भाई इस आप ये हक दे देते हैं कि यार मैं उसको मैं किराए पे दे देता हूँ, अभी वो उसकी मर्ज़ी है जिस तरह उसको यूज़ करे, लेकिन आपका बिल्डिंग है या लैंड है, इसके साथ आर राइट टू ऑक्यूपाई इट। अगर किसी को आप ये हक दे देंगे यार आप इस प्रॉपर्टी पर काबिज रहें, और उस पर आप उससे कंसिडरेशन लेते हैं, उजरत लेते हैं, आपका जो ये इनकम है ये रेंट होगा फॉर द यूज ऑफ इट, आर द राइट टू यूज ऑफ इट, आर राइट टू ऑक्यूपाइड इट, इंक्लूडिंग एनी फॉरफिटेड डिपॉजिट फॉर द सेल ऑफ लैंड आर बिल्डिंग। या आपको कोई फॉरफिटेड डिपॉजिट मिलती है फॉर द सेल ऑफ लैंड आर बिल्डिंग। फॉरफिटेड डिपॉजिट क्या मुराद है? फॉरफिटेड डिपॉजिट कहते हैं कि भाई आप किसी से अपना बिल्डिंग सेल करने के लिए आप क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि भाई यार आप मुझे एडवांस दे दें 10 लाख रुपए, बकाया आप किस्तों में दे दें, 1 महीने बाद दे दें। अभी उसने जो पैसे आपको डिपॉजिट किए 10 लाख इन एडवांस, इन केस ऑफ फेल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, अगर कल को वो जो उसने एग्री किया था कि मैं आपको 1 महीने बाद ये पैसे दे दूंगा, तब आप मुझे ये क्या करें,
ये मेरे नाम पे कर लें, मेरी ओनरशिप मुझे ट्रांसफ़र कर लें। लेकिन 1 महीने बाद वो बंदा आपको जो एग्रीड अमाउंट था, जो कंट्रैक्टेड अमाउंट थी, यानी जो सेल परचेस प्राइस थी, वो आपको नहीं देता। अभी ये आप उसको फॉरफीट करते हैं क्योंकि वो फेल टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, उसने अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में फेल हुआ। चूँकि ये फॉरफीट, आप उसको अभी फॉरफीट करते हैं, आप इसको काबिज कर देते हैं। कहते हैं यार ये तो अभी आपके पास है ना, 10 लाख उसने आपको एडवांस दिए, अभी ये एडवांस आपने अपने पास अपने साथ रख लिए क्योंकि आपने उसके साथ एग्रीमेंट की थी सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। अभी ये जो फॉरफिटेड डिपॉजिट है, ये जो एडवांस अमाउंट आपके पास है, ये भी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शुमार होगा। अभी ये फॉरफिटेड डिपॉजिट पर टैक्स कैसे लगेगा, उस पर हम आते हैं। व्हाट इज नॉट इंक्लूड इन रेंट। अभी सवाल ये है कि यार रेंट तो हमने पढ़ लिया कि यार ये चीज़ रेंट है, लेकिन क्या चीज़ ऐसी है जो रेंट नहीं है। द रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपको किराया मिलता है, आपको लीज अमाउंट मिलती है, आप लेसर हैं, आप किराए पे देने वाले बंदे हैं, एक बंदा लेसी है जो आपको किराया दे रहा है, जो आपका टेनेंट है, आप लैंडलॉर्ड हैं। द रेंट रिसीव फ्रॉम एग्रीकल्चर रेंट। अगर एग्रीकल्चर लैंड अगर है, वहाँ से अगर आप उसको किराए पे दिए तो फिर आप अंडर द हेड इनकम फ्रॉम टैक्स, आपको टैक्स नहीं किया जाएगा। वहाँ पे दूसरा लॉ अप्लाई होती है, वो है लैंड रेवेन्यू एक्ट। लिहाजा ये जो रेंट है ये अंडर द हेड चार्ज होगा, आपने लैंड रेवेन्यू पे करना होगा फ्रॉम द, आप जो भी आपके लैंड रेवेन्यू अथॉरिटीज़ हैं उनको, गर्दावर है या जो भी लोग हैं, उनको आपने लैंड रेवेन्यू पे करना होगा। इसलिए लैंड रेवेन्यू अगर आप रेंट ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो फिर ये क्या है, एग्रीकल्चर इनकम है। इट इज़ नॉट अ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंट विच रिसीव फ्रॉम ए बिल्डिंग विच इज़ लीज आउट विथ प्लांट एंड मशीनरीज। अगर आपने कोई ऐसा प्लांट, कोई फैक्ट्री, कोई बिल्डिंग ऐसी है जिसमें प्लांट है, प्लांट नस्ब है, पावर प्लांट है, कोई मशीनरी उसमें है, एंड वुड बी चार्ज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये जो मशीनरी, जो प्लांट आपने लीज आउट किए, किराए पे दिए, ये जो प्लांट है इसके लिए अलग इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उसके लिए अलग परसेंटेज है। इसको अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, उसको चार्ज टू टैक्स नहीं किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास है एमनिटीज एंड यूटिलिटीज। एमटीज एंड यूटिलिटीज, एमटीज कहते हैं किसी सहूलियत को, या कोई यूटिलिटीज, यानी अगर आपका जो, आप किसी को घर, एक बिल्डिंग किराए पे देते हैं, लेकिन उसके साथ एक पार्क है, इसको कहते हैं एमटीज, इजाफी आप उसको सहूलियत दे रहे हैं, एंड यूटिलिटीज़ दे रहे हैं कि यार आप उसको गैस का, बिजली का, आपको वाटर का, तमाम चीज़ें आपने उसको, टेलीफोन का, इंटरनेट, सब कुछ फ्री किया हुआ है। अभी उसके किसके इवज़, किसी कंसिड्रेशन के इवज़ कोई वो आपको इजाफी पैसे देता है। अगर कोई ऐसी सूरत हाल है तो ये एमटीज़ और यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करने से आप जो रेंट वसूल करते हैं, ये भी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी चार्ज नहीं होगा, बल्कि इसके लिए भी एक अलग हेड है जिसको कहते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसको उस परसेंटेज से अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चार्ज किया जाएगा। द बिल्डिंग शुड बी लेट आउट एट फेयर मार्केट वैल्यू। याद रखें, जब आप कोई अपनी इनकम, अपनी कोई बिल्डिंग आप रेंट पे दे रहे हैं, हमेशा याद रखें, हमेशा अपना प्रॉपर्टी जो है आप फेयर मार्केट वैल्यू, आपके इलाके में उस जैसे बिल्डिंग की किराया क्या बनता है, उस फेयर मार्केट वैल्यू पे अगर आपने रेंट दी है, अगर आपने कम पे दी है, अगर आपने कम पे दी है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कहेंगे यार यहाँ पे कोई हेयर फेयर है, कोई डिसऑनेस्टी है।
तो फिर वो आपसे कहेंगे भाई हम तो फेयर मार्केट वैल्यू लिख के, आपने कम क्यों लिखा है? क्योंकि वो कहते हैं उनको तो टैक्स चाहिए होता है। तो लिहाजा आप जब बिल्डिंग लेट आउट कर रहे हैं, किराए पे दे रहे हैं, लीज पे दे रहे हैं, तो आप फेयर मार्केट वैल्यू पे दें। इफ़ गिवन लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, then fair market value would be considered and would be charged to tax. This section will not apply when the lessee is employee of the lessor. याद रखें, अगर कोई सैलरीड पर्सन है और कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर कम अमाउंट पे दे रहा है, और कम अमाउंट पे अगर दे रहा है तो फिर वो उसको बेनिफिट परक्विजिट में जाता है, तो फिर ये सीधा अंडर द हेड सैलरी या टैक्स होगा। अगर एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को कोई ऐसी परक्विजिट दी है, कम कीमत पे अगर कोई बिल्डिंग दी है, तो फिर वो अंडर द हेड सैलरी जाएगा। तो चले जी, आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए, बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।